अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर हसनैन मज़ूर और आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज एक नए सेशन के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी रिपीट ब्रीडिंग के हवाले से। कैटल्स में और बफलों में जो रिपीट ब्रीडिंग होती है उसकी क्या वजूहात होती हैं और उनका पॉसिबल हल क्या हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिपीट ब्रीडिंग कहते किसे हैं। रिपीट ब्रीडिंग हम कहते हैं कि वो गाय जो ऑलरेडी आपके पास एक बच्चा दे चुकी है और उसको आप 2 से 3 सर्विसेज और दे चुके हैं, मतलब टीका रखवा चुके हैं आप उसको, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही और बार बार रिपीट हो रही है आपके पास। इसे कहते हैं हम रिपीट ब्रीडिंग। अब इसकी वजूहत क्या है वो हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो वजह है इसकी वो है जी आपके फार्म पे आप न्यूट्रिशन क्या चला रहे हैं, कि हम अपने उन एनिमल्स को फीड क्या करवा रहे हैं जो एनिमल रिपीट कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन का ये होता है कि एनिमल को जो हम फीड करवा रहे होते हैं, सबसे पहला रोल उसका ये होता है कि एनिमल उसको इस्तेमाल करता है अपनी हेल्थ के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए। दूसरा उसका रोल होता है न्यूट्रिशन का कि एनिमल ने उसको इस्तेमाल करना है अपनी प्रोडक्शन के लिए। और थर्ड रोल होता है कि आपके एनिमल ने उसको इस्तेमाल करना है रिप्रोडक्शन के लिए। अगर हम फीड में कहीं डेफिशिएंट जा रहे हों तो हमारे पहले दो जो है ना वो मार्कर्स वो कंट्रोल होते हैं, मतलब कि एनिमल उसको इस्तेमाल करता है अपनी हेल्थ के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए प्लस प्रोडक्शन के लिए। लेकिन हमारे एनिमल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो रिप्रोडक्शन को भी साथ लेके चले। तो हमने अपनी जो है ना न्यूट्रिशन को एज अ बैलेंस डाइट उसको देनी है। आप अपने एनिमल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फीड करवाएं। इसके अलावा आप जो वंडा बना रहे होते हैं अपने एनिमल्स के लिए, आप उसका जो है ना एक टेस्ट करवा लें, प्रोटीन का टेस्ट करवाएं आप उसका। हो सकता है कि आप अपने हिसाब से उसको बड़ा ही बेहतरीन करके बना रहे हो लेकिन उसमें प्रोटीन डेफिशिएंट हो। वो इसलिए कि सपोज हम इंग्रेडिएंट अवेलेबल कर लेते हैं मार्केट से, अब हमें इंग्रेडिएंट का पता नहीं होता उसकी एक्यूरेसी का कि ये ओरिजिनल है चीज़ या नहीं। बाज़ दफ़ा मार्केट में इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो उसमें प्रोटीन प्रॉपर नहीं होती। तो आप जो वंडा तैयार कर रहे हैं आप उसका प्रोटीन का और टॉक्सिन्स का टेस्ट करवाएं। अगर आप यूरिया उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसका भी टेस्ट करवा लें। तीसरी चीज़ है आप अपने एनिमल का ब्लड सैंपल लें। सीरम वैक्यूटेनर के अंदर आप ब्लड सैंपल लें, उसको आप टेस्ट करवाएं बन का, जिसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का कहते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल जो वैल्यू है अपने हमारे एनिमल्स के अंदर वो होती है 7 से 19 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 7 से 19 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर इसमें अप एंड डाउन है तो इट मीन्स कि आपके एनिमल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। नॉर्मल जो इसकी वैल्यू कंसीडर की जाती है वो 15 से 16 हो तो इसकी मतलब कि अच्छी वैल्यू मानी जाती है। अगर ये वैल्यू 7 से कम है तो इट मीन्स कि आपका एनिमल प्रोटीन डेफिशिएंट है, आपको अपनी न्यूट्रिशन को दोबारा रीमेक करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी बन की वैल्यू मतलब कि बन की वैल्यू 19 से ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स कि आपके जानवरों में रिपीट ब्रीडिंग के इशू आएंगे। आपके जानवर हीट पे नहीं आएंगे, अगर हीट पे आएंगे तो वो कंसीव नहीं करेंगे, मतलब कि फर्टिलिटी पे वो कहीं ना कहीं आपके एनिमल्स को असरअंदाज हो रही होती है। तो आपने ये न्यूट्रिशन को इस तरह से देख लेना है, आपने ये टेस्ट करना है और अपने एनिमल की न्यूट्रिशन को फीड को बेहतर कर सकते हैं इस तरह से। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि सीमन जो आप परचेज कर रहे हैं वो रिलायबल सोर्स से परचेज कर रहे हैं और उसकी हैंडलिंग जो हो रही है वो प्रॉपर हो रही है नहीं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप उसकी कासा रिपोर्ट करवाएं। जब भी आप सीमन परचेज करने लगें तो आप उसकी सबसे पहले उसकी कासा रिपोर्ट करवाएं। कासा रिपोर्ट होती है कि कंप्यूटराइज जो होती है ना सीमन एनालिसिस होता है उसमें। जब आप रिपोर्ट करवाते हैं तो कोशिश करें कि आपके स्पर्म की मोर्टेलिटी जो है वो 50% से प्लस हो, 55% प्लस हो, तो वो एक अच्छी कंसेप्शन वाला सीमन माना जाता है। और अगर इसकी मिनिमम आप कह सकते हैं कि इसकी 40% से कम ना हो मोर्टेलिटी, 40% से अगर कम है तो इट मीन्स कि ये इसकी कंसेप्शन जो है ना वो डाउटफुल है हमारे पास। तो उसकी कंसेप्शन अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसकी हैंडलिंग के बारे में आपको पता होगा, हैंडलिंग भी अच्छी होनी चाहिए उसकी। तो तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कि आपका बेहतरीन वक्त क्या है इंसेमिनेशन वाला, कि आया आप उसको बेहतरीन वक्त में टीका भी रख रहे हैं या नहीं। मीन्स कि आपने उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, आपने उसको नोटिस करना है कि आपका एनिमल माउंटिंग कब कर रहा है, हीट पे आया कब है, स्टैंडिंग हीट उसकी कब है। सपोज हमारे पास एक होता है कि हम माउंटिंग जब एनिमल कर रहा होता है तो उसके 18 घंटे के बाद हम इंसेमिनेशन करते हैं, और जब एक हमारा एनिमल स्टैंडिंग हीट पे होता है
तो हमारी कोशिश होती है कि उसके 12 घंटे के बाद हम उसको इंसेमिनेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो मीन्स आप उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखें, आपको माउंटिंग का पता हो उसकी कि कब की उसने, टाइम का प्रॉपर पता हो और उसकी स्टैंडिंग हीट का पता हो, ताकि आप उसको एक्यूरेसी के साथ इंसेमिनेशन कर सकें। बाज़ दफ़ा होता ही है कि फार्मर की कॉल आती है कि डॉक्टर साहब तारें मैंने देखी हैं, जानवर ने तारें की हुई हैं। तो आप जाते हैं, आप गए, आपने एनिमल क्रश में लगवाया, क्रश में लगाने के बाद आपने एनिमल को रेक्टल पल्पेशन की, उसकी चेक किया, तो उसमें यह होता है कि या तो एनिमल हीट में आ रहा होता है या आपका एनिमल हीट में जा चुका होता है। अब उसने माउंटिंग ऑब्जर्व नहीं की, स्टैंडिंग हीट ऑब्जर्व नहीं की आपके जानवर की, तो आपने देखा रेक्टल पल्पेशन के थ्रू कि उसमें थोड़ी बहुत टून भी होती है, वल्वा स्वेल भी होता है और म्यूकस भी आ रहा होता है, तो आप उसको इंसेमिनेट कर देते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर उसका वो टाइम पता नहीं था कि उसने माउंटिंग या हीट पे कब आया, तो जिसकी वजह से आपको वो आइडिया नहीं हो सकता कि इसकी ओवुलेशन कब हुई या उसकी ओवुलेशन हो चुकी है या होनी है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए कि आपका एनिमल हीट पे कब आया और आपने उसको कब इंसेमिनेट करना है। फिर चौथी चीज़ है हमारे पास के टेक्नीशियन, कि आपका जो टेक्नीशियन है वो प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व कर रहा है आपके एनिमल को या नहीं। दूसरा, उसने जब इंसेमिनेशन करने लगा है तो उसने फॉलिकल का साइज चेक किया है, टून उसकी चेक की है, प्रॉपर टून थी या नहीं। फॉलिकल सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप फॉलिकल को चेक करें जब भी आप इंसेमिनेशन करने लगें। यूट्रस से आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, और हॉर्न की टून के अलावा हमें फॉलिकल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा इंसेमिनेशन करते हुए। जब आपका एनिमल हीट पे आता है तो आपके फॉलिकल का साइज इन स्टार्ट ऑफ हीट होता है तकरीबन 10 mm के करीब। उसके बाद जैसे जैसे आपका एनिमल प्रॉपर हीट पे होता है, मतलब स्टैंडिंग हीट पे, या आप जब इंसेमिनेशन करने लगते हैं, तो तकरीबन 14 mm का आपका जो होता है ना वो फॉलिकल का साइज होता है। 14 से 16 mm तक आप उसको इंसेमिनेट कर देते हैं। उसके बाद जब आपके एनिमल की ओवुलेशन हो जाती है तो आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आप रेक्टल पल्पेशन की तरफ जाएं, अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर हैं तो आप उसको प्रॉपरली 24 घंटे के बाद इंसेमिनेशन के आप उसको चेक करें कि आया उसकी ओवुलेशन हुई है या नहीं हुई। ओवुलेशन चेक करें आप उसकी, क्योंकि ओवरी के ऊपर आप चेक करें कि फॉलिकल मौजूद है या ख़त्म हो चुका है। इंसेमिनेशन के बाद फॉलिकल को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो और उसके ऊपर आपको एक डिप्रेशन महसूस होगा जब ओवुलेशन हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके टेक्नीशियन की जो है ना एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको प्रॉपरली चेक करे। चौथी चीज़ जो हमारे पास लास्ट चीज़ आती है वो ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आया हमारे बच्चेदानी क्लियर है या नहीं है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कोई इशू तो नहीं है। उसमें दो तरह के इशूज़ होते हैं, एक होता है कि इन्फेक्शन होना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इन्फेक्शन होना, और दूसरी चीज़ है जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी का होना। किसी भी इन्फेक्शन किस तरह का हो सकता है, सपोज आपका एनिमल हीट पे आया, आपने उसकी तारें देखी, म्यूकस चेक किया, आपने उसको बिल्कुल क्लियर दिया, आपने उसको इंसेमिनेशन के लिए लेके गए, आपने उसका रेक्टल परपेट किया और उसको आपने म्यूकस निकाला। फर्स्ट आपको म्यूकस बिल्कुल क्लियर नजर आता है, एंड में आपको हल्के से डॉट महसूस होते हैं उस म्यूकस के अंदर थोड़े से मिक्स। तो आप उस एनिमल को कभी भी इंसेमिनेट ना करें। ये एंडोमेट्राइटिस का केस होता है बेसिकली, जिसकी वजह से आपका एनिमल दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो एंडोमेट्राइटिस का अगर आप इस तरह का कोई केस देखते हैं तो आप उसको मेट्रिक्योर की ट्यूब रखें उसको फौरी तौर पे, और फिर आप उसको 1 वीक तक या 5 दिन तक आप उसको छोड़ दें। उसके बाद आप कोई प्रोटोकॉल लगा लें, ओव सिंक प्रोटोकॉल आप उसको यूज़ कर लें। इसके अलावा जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी में ये होता है कि आपके उस एनिमल में, वो एनिमल आपका हीट में आया, आपने उसको इंसेमिनेट किया, उसके साइंस आपने प्रॉपर ऑब्जर्व किए, वो म्यूकस क्लियर दे रहा था, उसकी टून प्रॉपर थी, फॉलिकल को आपने चेक किया। बाज़ दफ़ा होता यह है कि एन ओवुलेटरी फॉलिकल होता है, कि आपने इंसेमिनेट कर दिया लेकिन उस फॉलिकल ने अंडा नहीं दिया, मतलब कि उसकी ओवुलेशन नहीं हुई, तो वो एनिमल भी आपका रिपीट कर जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि बाज़ एनिमल्स जो होते हैं आपके होते हैं डिलेड ओवुलेशन करते हैं, जिनमें ओवुलेशन का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो ओवुलेशन आपने इंसेमिनेट तो कर दिया, और इंसेमिनेट आपने कर दिया, स्पर्म की कैपेसिटेशन हो गई, स्पर्म का लाइफ होती है जो 12 से 24 घंटे वाली, वो डेड हो गया स्पर्म, ओवुलेशन लेट हुई, तो भी आपका एनिमल रिपीट कर जाएगा। अब इसका एक हल होता है कि आप जब भी इंसेमिनेशन करने लगें तो आप कोशिश करें कि डलमेरालिन या कंसेप्टॉल उस इंजेक्शन को रूटीन बना लें कि आप उसको ज़रूर लगाएं गोश्त के अंदर या उसको नाड़ के अंदर, वेन के अंदर।
आप उसको ज़रूर लगाएं। जब भी आप इंसेमिनेशन करने लगें या इंसेमिनेशन से 6 घंटे पहले भी आप उसको लगा सकते हैं, ताकि उसकी ओवुलेशन जल्दी हो और हमारा स्पर्म उसको जाके फर्टिलाइज कर सके। इसके अलावा जेनेटिक इश्यूज में एक और इशू भी आ जाता है, जो किसी भी मतलब कि सपोज इन प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से आप उसे कह सकते हैं, आपकी एआई गन की इन प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से उसमें ये होता है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब ब्लॉकेज होगी तो आपकी ओवुलेशन वो भी प्रॉपर नहीं हो सकेगी और आपका एग जो है ना वो स्पर्म के साथ नहीं जाके मिल सकेगा। तो अब इन सब चीज़ों का बेहतरीन हल तो ये है कि आप के पास अगर नियर बाई कहीं भी अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो आप अपने एनिमल्स का सीमन रखने से पहले, आप टीका रखने से पहले उसको अल्ट्रासाउंड करवा लें, ताकि आपके एनिमल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो प्रॉपर आपको नज़र आ जाए। आपके एनिमल पे आप जो ओवरी के ऊपर स्ट्रक्चर देखना है, ऑब्जर्व करना है फॉलिकल को, उसका साइज़ आपको प्रॉपर मैयर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप इस टाइम आपने इंजेक्शन रखना है। और ये चीज़ें हैं जो आप जो है ना बेहतर कर सकते हैं अपनी। और इसके अलावा जो है ना वो एक और चीज़ है कि 5 चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। न्यूट्रिशन अगर आपकी इम्प्रॉपर है तो आप न्यूट्रिशन को गौर करें, आप सीमन हैंडलिंग उसकी अच्छी करें, खुद अच्छी करें, और जहाँ से परचेज़ कर रहे हैं आप इंश्योर करें कि उनकी हैंडलिंग अच्छी है। तीसरी चीज़, आप उसको प्रॉपर टाइम पे टीका रखें। चौथी चीज़, आपका जो है ना टेक्नीशियन है वो उसको उसकी थाइंग और उसका गन या गन प्रॉपर तैयार करे और उसको इंस्टॉल करे गाय के अंदर सीमन को। पांचवी चीज़, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कोई इशू ना हो, वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, एंडोमेट्राइटिस का केस ना हो, इस तरह का कोई केस ना हो। अगर आप में ज़रा सा भी महसूस होता है कि आपको 1% भी इन्फेक्शन है तो आप उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं, उसको आप सीमन ना रखें। और सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप इंसेमिनेशन करने से पहले आप अपने एनिमल की ओवरी को पल्पेट करें अच्छी तरह से, उसके ऊपर स्ट्रक्चर देखें कौन सा स्ट्रक्चर है, कोई सिस्ट तो नहीं है, फॉलिकल को ऑब्जर्व करें, उसका साइज़ ऑब्जर्व करें। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा कि आपका 14 mm का साइज़ जब हो आप उसको इंसेमिनेट करें और उसको आप इंशाल्लाह इससे आप बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।